हमारे आसपास अक्सर हम देखते हैं कि कोई ना कोई आवारा कुत्तों के काटने का शिकार होता है। ऐसे में डॉग बाइट की बढ़ती घटना रिपोर्ट्स के माध्यम से निरंतर सामने आती रहती हैं। इसी पर संज्ञान लेते हुए जब आंकड़े चौंकाने वाले हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों यानी स्ट्रे डॉग्स को रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं और इस आदेश को लेकर कुछ विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। तो क्या वो कारण है जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये इस तर्क पर लिया गया है, इस आधार पर लिया गया है कि निरंतर डॉग बाइट से होने वाली घटनाओं के बावजूद कुछ बच्चों की मृत्यु तक हो जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या तर्क है, किस आधार पर यह निर्णय लिया गया है और विरोध किस आधार पर हो रहा है, दोनों ही पक्षों को हम ध्यान में रखेंगे और देखेंगे इस घटना को संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। आइए चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्ट्रे डॉग यानी कि जो आवारा कुत्ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कड़ा निर्देश दिया है, सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही थी उस रिपोर्ट्स के आधार पर जो आंकड़े थे, विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में जो आंकड़े थे, जहां पर की लोगों की जनसंख्या भी ज्यादा है और यहां पर आवारा कुत्तों की तादाद भी बढ़ रही थी और सबसे बड़ी बात कि डॉग बाइट्स की जो घटना थी, कुत्तों के काटने की घटना थी और उसके बाद के जो दुष्परिणाम है, आप जानते हैं कि कुत्तों के काटने से रेबीज जैसी बीमारी होती है और अगर प्रारंभिक लक्षण उसमें दिखाई देते हैं तो उसमें मृत्यु का आंकड़ा 100% तक होता है अगर उसके लक्षण दिख गए, प्रारंभिक उपचार अगर प्राप्त नहीं हो पाया तो ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर है और उसने ये महसूस किया और उसके बाद एक कड़ा निर्देश जारी किया है। तो 11 अगस्त 2025 को दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को यानी स्ट्रे डॉग्स को रिहायशी इलाकों से हटाने की बात कही गई है और उनको शेल्टर में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया गया है। अब देखिए, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश में क्या प्रमुख बातें कही गई हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसका विरोध किस आधार पर किया जा रहा है, उसमें क्या तर्क दिए जा रहे हैं। तो देखिए, मुख्य निर्देश जो है उसकी अगर बात करें तो यह कहा गया है कि जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं यानी कि जो भी आवारा कुत्ते हैं उनको सबसे पहले तो पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद शेल्टर में भेजा जाएगा। शेल्टर का मतलब, पहले ऐसे कुत्तों को पकड़ के जो बीमार हो जाते थे, किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते थे, तो उनको शेल्टर में ले जाया जाता था या पागल हो जाते थे तो वहां पर रखा जाता था। लेकिन अभी यह कहा गया है कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा और शेल्टर में भेजा जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है, किसका पालन करना ही होगा। साथ ही साथ ये कहा कि शेल्टर से वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। पहले ये था कि अगर विशेष दशा में किसी को जरूरत पड़ती है किसी कुत्ते को तो उसको शेल्टर भेजा जाएगा, जब वो सामान्य होगा तो उसको फिर से उसकी जो टेरिटरी है उसमें वापस किया जाएगा। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि शेल्टर से वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। नॉन रिलीज की बात यहां पर की गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरा यह है कि शेल्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यानी कि उसका जो ढांचा बनाया जाएगा इन कुत्तों के रहने के हिसाब से इन डॉग्स के लिए माकूल हो, वो हो गया। वहां के स्टाफ की व्यवस्था हो गई और साथ साथ वहां पर जो वैक्सीनेशन किया जाएगा या उनकी जो नसबंदी की जाएगी, इन सारी चीजों की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कौन सुनिश्चित करेगा, तो वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज यानी कि जो स्थानीय प्राधिकरण है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है कि वो इन चीजों की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति या संगठन, कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज पर अगर रोक टोक करता है तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए किसी भी तरह की रोक टोक नहीं स्वीकार की जाएगी। अब इतना कड़ा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के पीछे वो आधार, वो तर्क क्या है, तो आधार यहां पर दिया गया है कि जो पब्लिक सेफ्टी है यानी कि उसकी भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता देना फिलहाल सबसे प्रमुख कर्तव्य है और इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष पर। तो देखिए, क्यों दिया गया है यह आदेश, इसको भी देख लें। तो आप जानते हैं कि डॉग बाइट यानी कुत्ते के काटने से एक विशेष बीमारी होती है जिसको कि हम रेबीज के नाम से जानते हैं। अब रेबीज बेसिकली क्या है, एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी क्या होता है, जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। ये एक वायरल रोग है, वायरस के कारण होता है और विशेष रूप से आरएनए वायरस जो होता है उसके कारण होता है। अब ये जो पागल जानवर अगर कोई हो जाता है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया या बंदर हो गया, तो उसके लार में ये वायरस मौजूद होता है और ये रोग प्रायः क्या होता है, जो संक्रमित पशु होगा उसके काटने से मनुष्य में फैलता है। तो ऐसे जो भी जंतु है वो अगर मनुष्य को काटेंगे तो मनुष्य में ये वायरस आएगा और एक बार अगर इसके नैदानिक लक्षण दिखाई देने लगे, एक बार अगर लक्षण प्रकट हो गए, तो रेबीज में लगभग 100%
ये घातक होता है, इसलिए इसमें हृदय गति रुक जाती है, श्वसन प्रभावित हो जाता है और मृत्यु का कारण बन जाता है। तो आम तौर पर अगर देखा जाए तो 4 दिनों से 2 सप्ताह के भीतर मृत्यु हो जाती है। और 99% जो मामले होते हैं उसमें घरेलू कुत्ते मनुष्यों में रेबीज के वायरस के संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं, पाए गए हैं। अब यहां पर इस बीमारी की वजह से ये देखा गया है, डॉग बाइट की वजह से जो रेबीज के मामले हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा था। बच्चों में मौत जैसी घटनाएं भी सामने आ रही थी। और ये बात कैसे पता चल रही थी? तो दिल्ली में ही केवल एक रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में ही जनवरी से जून 2025 में पहले 6 महीनों में ही हजारों डॉग बाइट्स के केस रिपोर्ट में देखे गए। तो कोर्ट ने अपने वैचारिक बिंदु में जिस बात को केंद्र में रखा वो ये था कि नियम और नीतियां क्या हैं, इस पे बहस बाद में हो जाएगी। फिलहाल अभी जो मामला है वो बच्चों और आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें एक इमीडिएट कार्रवाई की जरूरत है, त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोर्ट ने फिलहाल क्या किया है, इनको एक शेल्टर में शिफ्ट करने की बात के लिए गाइडलाइन या दिशा निर्देश, गाइडलाइन नहीं दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो यहां ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए, अब आंकड़ों की अगर बात कर लें तो WHO के अनुसार भारत में जो रेबीज का वास्तविक बोझ है वो पूरी तरह से हालांकि ज्ञात नहीं है, लेकिन जो कुछ एक आंकड़े उपलब्ध होते हैं उसके अनुसार एक पुराना आंकड़ा कहता है कि लगभग 18,000 से 20,000 सालाना मानव रेबीज मौतों का संकेत मिलता है। ये हालांकि पुराना आंकड़ा है। अब विभिन्न आंकड़ों में अलग अलग चीजें हो सकती हैं। एक अन्य आंकड़े की बात करें तो कुछ अध्ययन से यह भी अनुमानित है कि 5700 मानव रेबीज मौतें प्रतिवर्ष बताई गई हैं। कुछ रिपोर्टों ने दिल्ली के लिए जनवरी से जून 2025 में लगभग ये कहा है कि 35,000 प्लस एनिमल बाइट्स के मामले आए, जिसमें से कुछ इसमें रेबीज के केस भी देखे गए थे। तो कुल मिलाकर इन तमाम रिपोर्टों के आधार पर माननीय न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट सीरियस हुआ और उसने इस मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो है अर्थात स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को, चूंकि यह सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा था, सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। और यही वो सारे रिपोर्ट्स, यही वो सारी बातें इसका आधार बनी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ा दिशा निर्देश जारी किया। अब इस पर विरोध कौन कर रहा है? तो देखिए, यहां पर विरोध जो है वो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः स्वयं स्फूर्त इस मामले का संज्ञान लिया, और जब अदालत कोई भी मीडिया या घटना की रिपोर्ट को देखकर खुद संज्ञान लेती है तो इसका मतलब ही है कि वो सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। लेकिन दूसरी तरफ इसका विरोध भी हो रहा है, जैसे कि AWBI के द्वारा, यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है उसका रुख क्या है, वो क्या कहता है? तो उसका तर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले जो एक अपना निर्णय दिया था और साथ साथ जो AWBI कहता है कि उसके आधार पर 7 दिसंबर 2022 में उसके द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसका आधार सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था। उसमें यह कहा गया था कि कुत्तों का रीलोकेशन यानी स्थानांतरण किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं किया गया था उस गाइडलाइन के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये उस गाइडलाइन का उल्लंघन है। अब यहां पर कानूनी आधार क्या बताया जा रहा है? तो कहा गया था, इसमें कहा जा रहा है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड कह रहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो दिया था उसमें कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे डॉग्स को, ऐसे कुत्तों को उनकी मूल जगह से हटाना नहीं चाहिए। यानी कि जो ABC प्रोग्राम है वो आप निभा सकते हैं, वो उसका पालन कर सकते हैं। ABC यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, और साथ साथ एंटी रेबीज प्रोग्राम। इन दोनों ही प्रोग्राम में यह कहा गया था कि कुत्तों को आप रिलोकेट नहीं कर सकते हैं, आप उनको आप दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको एक लंबे समय तक आप टिकाऊ समाधान अगर देना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए आप उनको ये कर सकते हैं कि कहीं दूर ले जाके, शेल्टर में ले जाके उनको इंजेक्शन दे सकते हैं, उनका स्टरलाइजेशन कर सकते हैं ताकि उनकी संख्या को सीमित किया जा सके। उनको जो एंटी रेबीज जो है वैक्सीनेशन है वो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर उनको ले आके उनकी मूल टेरिटरी में छोड़ने की बात कही गई थी। ये कभी नहीं कहा गया था कि उनको रीलोकेट कर दिया जाएगा, दूसरी जगह ही हमेशा रहने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से फिर उन जो डॉग्स होते हैं उनकी जगह खाली होगी और वहां पर जो नॉन वैक्सीनेटेड जो डॉग्स हैं, यानी जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वो आ जाएंगे। और ये जो डॉग्स हैं जो लोगों के साथ घुले मिले थे या रहने के लिए जो आदी हो चुके थे, वो अगर एक अलग वातावरण में रहेंगे तो उनके अंदर एक हिंसक प्रवृत्ति का जन्म होगा। तो यहां पर यह कहा गया कि पहले की गाइडलाइन में खुद ये बात कही गई थी कि जो ABC प्रोग्राम हो गया, यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम हो गया या एंटी रेबीज प्रोग्राम हो गया, ये ही टिकाऊ और सुरक्षित समाधान है। रीलोकेशन इसका टिकाऊ और सुरक्षित समाधान नहीं है। तो इस आधार पर इस रीलोकेशन का विरोध किया जा रहा है। दूसरी ओर FIAPO का भी बयान है, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का भी
ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है ये वैज्ञानिक साक्ष्य के विरुद्ध है, अमानवीय है, अव्यवहारिक है। अब ये क्या क्यों कह रहा है? तो ये कह रहा है कि जो WHO है उसका गाइडलाइन और साथ साथ भारत के ABC रूल्स के अनुरूप ये नहीं है, जिसमें कि ये बात वही बात यहां दोहराई गई है कि इसमें यह कहा जाता था कि अगर इन डॉग्स का नसबंदी करना हो या टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके मूल क्षेत्र में ही छोड़ा जाए, ये बात पहले से कही गई है। शेल्टर जो है उसमें स्थानांतरण अव्यवहारिक है, अमानवीय है, क्योंकि अगर शेल्टर में हम इनका स्थानांतरण करते हैं तो एक साथ इतने कुत्तों को अगर शेल्टर में एक साथ रखा जाएगा, एक तो वहां ओवर क्राउडिंग होगी, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ होगी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए स्टाफ रखना पड़ेगा, उसके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो एक तरह से संसाधनों का भी दोहन होगा, तो तनाव भी उन कुत्तों के बीच में बढ़ेगा, साथ साथ बीमारी का भी जोखिम बढ़ेगा। अगर एक उसमें डॉग कोई है, अगर वो बीमार है तो वो अन्य डॉग्स को भी बीमार कर सकता है। तो संसाधनों का दुरुपयोग, वास्तविक रेबीज नियंत्रण जो कार्यक्रम है उससे भी ध्यान हटेगा, क्योंकि वास्तविक रेबीज नियंत्रण जो कार्यक्रम था उसमें क्या कहा गया था? उसमें यह कहा गया था कि हम मास वैक्सीनेशन करेंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे, यानी कि उनको उनकी जनसंख्या न बढ़े इसके लिए स्टरलाइजेशन करेंगे और कम्युनिटी इंगेजमेंट रखेंगे, यानी कि कम्युनिटी से उनको दूर नहीं करेंगे। तो ये बात हम कह सकते हैं, और ये प्रोग्राम जो है इसका पालन किया गया था, यानी कि वैक्सीनेशन के लिए उन्हें थोड़े समय के लिए शेल्टर में ले जाया गया, स्टरलाइजेशन के लिए ले जाया गया, फिर उनको ले आके उनकी मूल टेरिटरी में छोड़ा गया और इसका परिणाम सुखद देखा गया। रेबीज के मामलों में काफी गिरावट देखी गई, इसके एग्जाम्पल आपको आगे बताए जाएंगे। वो गोवा में भी इसका सुखद परिणाम मिला, राजस्थान में भी इसका सुखद परिणाम मिला। अब यहां पर आगे की राह क्या हो सकती है? इस आधार पर इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद आगे की राह में पहला विकल्प तो ये है, इसमें दो विकल्प हैं। पहला विकल्प जो है वो तो ये है कि इन सीटू डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट, यानी कि इन सीटू का मतलब होता है जिस जगह पर ये डॉग रह रहे हैं उसी जगह पर इनको ठीक तरीके से इलाज करके इनको वहीं रखा जाए, इनको दूसरी जगह रीलोकेट करने की बजाय। इसमें यह है कि उनका स्टरलाइजेशन किया जाए, उनकी नसबंदी कर दी जाए, उनका टीकाकरण वैक्सीनेशन ठीक से हो जाए, ताकि उनके काटने से किसी के ऊपर गलत प्रभाव न पड़े, वो रेबीज का वाहक न बन सके। स्वस्थ कुत्तों को वापस उसी क्षेत्र में ले आके, यानी कि जब तक वो स्वस्थ नहीं है तब तक उनको अलग रखा जाए, स्वस्थ होने के बाद उनको वापस ले आके वहीं छोड़ा जाए जिस जगह पर ये रह रहे हैं। यानी कि पहले भी जो गाइडलाइन थी उसमें यही कहा गया था कि जो रेजिडेंशियल वेलफेयर जो लोग थे, यानी जो RWA थे, रेजिडेंशियल वेलफेयर जो एसोसिएशन था, और आम नागरिक जो कि फीडर्स थे, जो कि कुत्तों को भोजन देते थे, अब ये लोग के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न की जाए, ये भी बात कही गई थी गाइडलाइन में। ये भी कहा गया था कि कुत्तों को अगर कोई जहर दे देता है, उनको मारता है या बलपूर्वक कहीं दूसरी जगह हटाता है तो यह गलत है, यानी कि लॉ के हिसाब से भी सही नहीं है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ क्योरली टू एनिमल्स जो एक्ट था 1960 का, वो भी कहता है कि यह अपराध है इस तरह का कृत्य, तो रीलोकेट उनको करना भी एक तरह से बलपूर्वक हटाना ही हुआ, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। साथ ही साथ ABC जो प्रोग्राम था जिसके अंतर्गत दूसरी जगह ले जाके इन डॉग्स को स्टरलाइज करते थे या वैक्सीनेट करते थे और फिर ले आके उनके जगह पर छोड़ देते थे, तो वो प्रोग्राम ठीक था, लेकिन ये चीजें जो है उसके हिसाब से सही नहीं है। तो स्वस्थ कुत्तों को वापस उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, और इससे क्या लाभ होगा? तो क्षेत्र में एक तो कुत्तों की जो जनसंख्या है, डॉग्स की जो पॉपुलेशन है वो भी स्थिर बनी रहेगी, और यहां पर ये वैक्सीनेटेड कुत्ते अगर रहेंगे तो इनके जगह जो बाहरी कुत्ते होते हैं वो इनकी टेरिटरी में नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये सारे के सारे कुत्तों को पकड़कर अगर दूसरी जगह ले जाया गया, शेल्टर में डाल दिया गया, तो ये स्पेस खाली होगा। आप जानते हैं कि जब कुत्ते कुछ होते हैं वो अपनी टेरिटरी बनाते हैं, तो जब अगर सारे ही के सारे कुत्ते चले जाएंगे तो बाहरी कुत्ते अगर आते हैं उस जगह पर, बाहरी डॉग्स आते हैं, तो उनका विरोध कौन करेगा? तो इनकी टेरिटरी में बाहरी जो डॉग्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे, जो कि नॉन वैक्सीनेटेड है, वैक्सीनेशन उनका नहीं हुआ, तो इस तरह से फिर वो एक नई चुनौती सामने आ जाएगी। तो ये कहा गया है कि जो अनवैक्सीनेटेड कुत्तों का आना कम होता है इस प्रक्रिया से, इन सीटू जो प्रोग्राम है, इन सीटू पॉपुलेशन मैनेजमेंट है, वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये चीज जो है इसको करना ठीक है, फिलहाल ये करना चाहिए कि इन सीटू डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट ही सबसे अच्छा बेहतर विकल्प है आगे की राह में। अब रेबीज के मामलों में कई जगह ये प्रोग्राम अपना के दीर्घकालिक कमी देखी गई, जैसे कि जयपुर में 1994 से 2002 तक लगभग 25,000 कुत्तों को इसी ABC प्रोग्राम के तहत, यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत, इसी प्रोग्राम के तहत ये मामला अपनाया गया, और वहां पर रेबीज के मामलों में बहुत भारी कमी देखी गई। गोवा में भी आप देखेंगे 2013 से 2019 में डाटा ड्रिवन प्रोग्राम था, स्मार्टफोन टेक था, 70% वैक्सीनेशन कवरेज किया गया। उसके बाद देखा गया कि जो मानव रेबीज था उसका एक तरह से उन्मूलन हुआ। तो ये प्रोग्राम दोनों जगह उदाहरण है कि इसकी वजह से ये सफल रहे। तो ऐसी दिशा में फिर से रिलोकेट करना इसका स्थायी समाधान नहीं प्रतीत होता है। तो ये हो सकता है
कि अभी फिलहाल के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया हो सकता है कि आगे इस चीज में कुछ और दिशा निर्देश जब तक नहीं आते हैं तब तक के लिए निर्णय लिया गया हो। फिलहाल दोनों पक्ष के जो तर्क थे वो आपके सामने रखना हमारा उद्देश्य था, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जाहिर सी बात है दूसरा विकल्प भी यहां पर एक हो सकता है कि जो शेल्टर्स हैं उसका सीमित उपयोग किया जाए, यानी कि पूरी तरह से वहां पर सारे कुत्तों को एक साथ शिफ्ट कर देने से अचानक हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना विकसित ना हो, वो चीजें संभव ना हो, तो सीमित उपयोग किया जाए। जो कुत्ते संक्रमित हैं या जिन कुत्तों में ऐसे लक्षण हमको दिखाई देते हैं उनको वहां पर रखा जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के कदम में क्या हो सकता है, जो पेप यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, यानी कि अगर कोई कुत्ता किसी को काट देता है तो तुरंत जो उपचार होना चाहिए उसको हम ज्यादा एक्टिवेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा सुविधा सुनिश्चित कर सके। वैक्सीन का स्टॉक हमारे पास बहुत ज्यादा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। स्कूल आधारित शिक्षा प्रोग्राम की अगर डॉग बाइट की घटना होती है तो क्या करना चाहिए, इससे ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए स्कूल टू स्कूल जाके। इसके अलावा डॉग बाइट रिपोर्टिंग हेल्पलाइन स्थापित किया जाए, हेल्पलाइन पे तुरंत अगर कोई कॉल करता है तो उसके पास वैक्सीनेशन के लिए तुरंत लोग पहुंच सके। इन चीजों को हम ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में कदम उठा के इन चीजों को और कंट्रोल किया जा सकता है। लाभ व्यवस्था और समुदाय की अगर बात करें तो जो फीडर्स हैं, यानी कि कुत्तों को जो लोग भोजन देते हैं, और साथ साथ जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, उन दोनों लोगों को किसी भी प्रकार के निगेटिव कार्रवाई से बचना चाहिए। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, जो फीडर्स होते हैं, जो लोग भोजन देते हैं कुत्तों को, और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, वो दोनों लोग में टकराव देखने को मिलता है। एक लोग होते हैं जो डॉग लवर्स होते हैं और एक जो होते हैं उनको पसंद नहीं करते हैं, तो इन दोनों के टकराव में जबरदस्ती के कार्रवाई से कई बार डॉग बाइट की घटना देखने को मिलती है। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, यानी कि उनके प्रति बहुत ज्यादा अमानवीय व्यवहार भी नहीं उचित है और बहुत ज्यादा उनसे प्रेम दिखाने के चक्कर में सुरक्षा मानकों को तोड़ना भी उचित नहीं है। साथ ही साथ एक बड़ी चीज यह है कि वेस्ट मैनेजमेंट, हम खुले में जब कोई खाद्य पदार्थ फेंकते हैं तो कुत्ता उसको खाने के लिए आता है, और फिर अगर उसको बीच में उसके भोजन को अगर छेड़ा जाता है तो सबसे ज्यादा डॉग बाइट की जो घटना होती है उसी समय पर होती है। तो ऐसी दशा में जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करके खुले कचरे में अगर खाद्य स्रोत को हम कम कर दें तो इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक निश्चित जगह पर अगर कुत्ते को भोजन दिया जाए तो वो सुरक्षा मानकों पर खरा हो सकता है। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर खाद्य पदार्थ फेंका जा रहा है जहां आम जन का आना जाना है, छोटे बच्चों का आना जाना है, छोटे बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता है, कई बार वो उनको छेड़ते हैं और उस दशा में क्या होता है, वो डॉग बाइट के शिकार होते हैं। तो इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है सार्वजनिक स्वास्थ्य कदम, लाभ व्यवस्था और समुदाय को जागरूक करके। ये आगे की राह के अंतर्गत हम देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको मिल रही है फ्रीडम सेल के अंतर्गत 50% तक की छूट। ये छूट कहां होगी, तो दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्स टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट है। साथ ही बुक्स और डीएलपी पर भी 25% की छूट है और 14 अगस्त तक ही इस छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। इसके लिए अगर विस्तार से आप जानकारी चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा दृष्टि लर्निंग ऐप, और साथ साथ 8750187501 इस नंबर पर कॉल करके भी आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि 2022 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की एडवाइजरी में क्या कहा गया था। विकल्प ए, कुत्तों को शेल्टर में स्थायी रूप से रखा जाए। विकल्प बी, कुत्तों को रीलोकेशन स्थानांतरण न किया जाए। विकल्प सी, कुत्तों को पकड़कर मार दिया जाए। या विकल्प डी, सभी कुत्तों को विदेश भेज दिया जाए। तो इनमें से कौन सा सही जवाब है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, और डॉग बाइट से सावधान रहना हमारी भी जिम्मेदारी है। खुद सावधान रहें, आसपास के लोगों को जागरूक करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।